हेलो एंड वेलकम बैक टू रेनेसांस 2.0। मेरा नाम है शिवांग भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर 8 जिसका नाम है पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। नाम से ही लगता है कि जमीन, लोग और सरकार के बीच के रिश्तों की बात होने वाली है, और वैसा ही है। इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के टाइम का रूरल इंडिया समझेंगे। मतलब किसान क्या उगाते थे, कैसे रहते थे, जमींदार कौन होते थे और किस तरह से उन सब पर कंट्रोल रखा जाता था। और ये सब सिर्फ हिस्ट्री का एक डस्टी पार्ट नहीं है। जब हम मुगल रूल जैसे इतने बड़े एम्पायर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि उसकी असली स्ट्रेंथ कहाँ पे थी। वो स्ट्रेंथ थी जमीन पे कंट्रोल, लोगों से लगान कलेक्ट करने का सिस्टम और एक फाइनली ट्यून्ड पावर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के एक तरफ होते थे पेजेंट्स जो एक्चुअल में काम करते थे, खेती करते थे। दूसरी तरफ होते थे जमींदार्स, और वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग नहीं थे। जमींदार्स एक पॉलिटिकल और सोशल पावर का सेंटर भी थे। उनके पास लैंड भी होती थी, लोगों की लॉयल्टी भी होती थी, और कई जगह तो उनकी इन्फ्लुएंस किंग से भी ज्यादा होती थी। और तीसरी तरफ था स्टेट, यानी मुगल एम्पायर खुद। उनका एम था एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम जिसके थ्रू वो अपनी आर्मी, कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को सस्टेन कर सकें। इसीलिए उन्होंने इलाबोरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, जैसे आईने अकबरी, जहां हर विलेज, क्रॉप और रेवेन्यू की डिटेल लिखी जाती थी। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि पावर का एक्चुअल बेस क्या था और किस तरह से लैंड, लेबर और अथॉरिटी का एक केयरफुली बैलेंस सिस्टम बनाया गया था। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, समझते हैं कि मुगल एम्पायर की एग्रेरियन इकोनॉमी यानी खेती का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था। अगर आप किसी भी एम्पायर का असली इकोनॉमिक इंजन समझना चाहते हो तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि जमीन कैसे यूज होती थी। और मुगल एम्पायर भी इस रूल से अलग नहीं था। ये एम्पायर जितना पॉलिटिकली पावरफुल था उतना ही उसका इकोनॉमिक बेस एग्रीकल्चर पर टिका हुआ था। उस टाइम के इंडिया में ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम या सर्वाइवल था खेती। तो समझो, जितना स्ट्रांग रूरल प्रोडक्शन होगा उतना ही स्ट्रांग स्टेट का रेवेन्यू भी होगा। और ये मुगल रूलर्स अच्छी तरह समझते थे। लैंड को हमेशा केयरफुली मेजर किया जाता था, उसकी फर्टिलिटी चेक की जाती थी, इरिगेशन सिस्टम यानी पानी का सिस्टम देखा जाता था, और फिर क्रॉप पैटर्न के हिसाब पर लगान फिक्स होता था। इसीलिए हर जमीन का रिकॉर्ड बनाना, उसका क्लासिफिकेशन करना, ये मुगल ब्यूरोक्रेसी का कोर पार्ट था। और स्टेट सिर्फ एक्चुअली पैसिव कलेक्टर नहीं था, स्टेट एक्टिवली इंटरफेयर भी करता था, दखल अंदाजी भी करता था। कौन सी ज़मीन पर क्या उगाया जा सकता है, किस एरिया में कौन सी क्रॉप प्रॉफिटेबल है और किस विलेज से कितना सरप्लस आएगा, ये सब बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता था। ये एग्रेरियन इकोनॉमी सिर्फ किसान और खेती तक ही लिमिटेड नहीं थी। इस पूरे सिस्टम के थ्रू ही मुगल रूल सस्टेन होता था। उनकी आर्मी, कोर्ट और पूरी गवर्नेंस सिस्टम इसी सरप्लस के ऊपर डिपेंड करती थी। अगली स्लाइड में हम फोकस करेंगे उन्हीं पे जो इस सिस्टम का बेस थे, जो कि थे किसान, और समझेंगे कि उनकी जिंदगी, उनका रोल और उनका स्ट्रगल क्या था। अब जब हम किसान की बात करते हैं, यानी पेजेंट्स की बात करते हैं, तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म इमेज दिमाग में आती है, एक आदमी जो खेत में काम करता है। लेकिन मुगल इंडिया में पेजेंट्स एक बहुत डाइवर्स ग्रुप थे। इन्हें उस टाइम पर रैयत या मुजारियन कहते थे। ये लोग कुछ अपनी जमीन पे खेती करते थे या फिर कुछ शेयर क्रॉपर्स होते थे, यानी जहां आधी फसल उनकी होती थी और आधी किसी और की। कुछ लोग फुल टाइम लेबरर्स यानी मजदूर भी थे, जो पैसों या ग्रेन के बदले किसी और की फील्ड में काम करते थे। और ये जो रिलेशनशिप था किसान और जमीन के बीच का, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता था। कई बार खेती करने का हक होता था, लेकिन जमीन लीगली उनकी नहीं होती थी। कई जगह लैंड राइट्स हेरिडिटरी होते थे, मतलब बाप के बाद बेटा यूज करेगा। लेकिन मुगल स्टेट कभी भी इंटरफेयर कर सकता था, स्पेशली जब लगान टाइम पे ना दिया जाए। पेजेंट्स कम्युनिटीज भी अलग अलग कास्ट, रीजन और स्टेटस से आती थी। कहीं पे अपर कास्ट किसान थे जो पावरफुल होते थे, तो कहीं पे लोअर कास्ट लोग लेबर करते थे बिना किसी ओनरशिप के। तो जब हम किसान की लाइफ देखते हैं, हमें समझना होता है कि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक रोल नहीं प्ले कर रहा था, वो सोसाइटी का एक एसेंशियल हिस्सा भी था, लेयर्ड पार्ट का। अगली स्लाइड में हम देखेंगे किस तरह से खेती होती थी, कौन सी फसल उगाई जाती थी और एग्रीकल्चर सिस्टम किस चीज पे डिपेंडेंट था। अब जब किसान की बात हो रही है तो ऑब्वियस सवाल ये आता है कि वो उगाते क्या थे, किस तरह से खेती होती थी और कैसे उनका पूरा सिस्टम सीजन और वाटर पे डिपेंडेंट था।
तो मुगल इंडिया के रूरल लैंडस्केप में एक बहुत रिच क्रॉप डाइवर्सिटी थी। फूड क्रॉप्स जैसे गेहूं, राइस, मिलेट्स सबसे कॉमन थे। लोग खुद के लिए भी उगाते थे और बाजार के लिए भी उगाते थे। साथ ही कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती थी, जैसे कॉटन, शुगरकेन और इंडिगो, जिन्हें बेचा भी जाता था और इससे उनका ट्रेड भी होता था। खेती का कैलेंडर भी एक क्लियरली डिफाइंड होता था। जैसे खरीफ सीजन होता था मॉनसून के टाइम पे, यानी जून से लेके अक्टूबर तक, और उसके बाद राबी सीजन, जहाँ पे विंटर क्रॉप्स के लिए उसे यूज किया जाता था, जैसे वीट, जो अक्टूबर के बाद बोया जाता था। और बीच बीच में क्रॉप रोटेशन भी होती थी, ताकि जमीन की फर्टिलिटी मेंटेन रह सके। अच्छा, जितना पानी क्रिटिकल था उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी था। तो हाँ, मॉनसून पे लोगों का भरोसा तो था, लेकिन लोगों ने कैनाल्स, वेल्स और बंड्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एडवांस इरिगेशन कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होता था, स्पेशली वहाँ जहाँ ज़्यादा सरप्लस हमेशा चाहिए होता था। एग्रीकल्चर का ये जो पूरा प्रोसेस था, ये मेनली मैनुअली था। हल, बैलगाड़ी और मजदूर इसके बेस थे, और एक साथ पूरा गांव मिलके काम करता था, खास तौर से तब जब हार्वेस्टिंग का सीजन हो। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर एक साइंस भी थी, एक आर्ट भी थी, और एक पूरी कम्युनिटी का एफर्ट भी थी। अगली स्लाइड में हम फोकस करेंगे ऐसे एंगल पे जो हिस्ट्री में थोड़ा कम दिखाई देता है, महिलाओं का रोल रूरल सोसाइटी में। अब तक हमने किसानों, जमीन और खेती की बात की, लेकिन एक ग्रुप था जो क्वाइटली सब कुछ चला रहा था, और वो थी महिलाएं। वुमेन रूरल लाइफ के अंदर एक इनविजिबल इंजन थी। कोई फॉर्मल टाइटल नहीं होता था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम भी नहीं आता था अक्सर, लेकिन उनके बिना खेती कभी चलती ही नहीं थी। ये महिलाएं हर स्टेप पर इन्वॉल्व होती थीं, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक। वीडिंग, वाटरिंग और ग्रेन को सेपरेट करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती थी। और कई बार जब जरूरत होती थी तो दूसरे की फील्ड्स में वेज लेबर के तौर पे भी ये लोग काम करते थे। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ लेबर तक ही लिमिटेड नहीं था। कई महिलाओं के पास जमीनें भी होती थीं, स्पेशली तब जब वो उन्हें इनहेरिटेंस के थ्रू मिली हो, यानी जायदाद के थ्रू मिली हो। लेकिन रियलिटी ये थी कि उनका जमीन पर कंट्रोल काफी लिमिटेड ही था। डिसीजन मेकिंग या रेवेन्यू मैटर्स में उनकी आवाज कम होती थी। अच्छा, उनका रोल भी कास्ट और रीजन के हिसाब से बदलता था। कई जगह पे वर्किंग वुमेन कॉमन थी, तो कहीं पे उनका रोल स्ट्रिक्टली घर तक लिमिटेड था। तो जब हम एग्रीरियन सोसाइटी की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि महिलाओं का काम सरफेस पे कम दिखाई देता था, लेकिन सिस्टम के अंदर तक उनकी प्रेजेंस हर जगह थी। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि किस तरह के लेबर सिस्टम्स चल रहे थे गांव में, और बॉन्डेज या फोर्स लेबर का क्या रोल था। रूरल इकोनॉमी में लेबर का रोल ऑब्वियस था, पर उसमें भी एक हायरार्की और कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, जो हर विलेज के अंदर चलती थी। सबसे पहले सेल्फ कल्टीवेटर्स होते थे, जो अपनी जमीन पे खुद खेती करते थे। फिर होते थे हायर्ड लेबर्स, यानी जो किसी और की फील्ड में काम करते थे, या तो पैसों के बदले या फिर अनाज के बदले। और तीसरा ग्रुप था शेयर क्रॉपर्स, जहां पे किसान और जमीन का मालिक दोनों फसल को बांटते थे, जैसे आधा आधा। लेकिन इस पूरे सिस्टम में सबसे दर्दनाक पार्ट था फोर्स्ड लेबर, यानी बेगार। कई जगह पे लोगों से बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था, स्पेशली लोअर कास्ट के ग्रुप से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिस्टम में डिपेंडेंट थे या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो ये जो लेबर स्ट्रक्चर कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड होता था, जिसमें कुछ काम रिस्पेक्टेबल माने जाते थे और कुछ काम कंप्लीटली लो स्टेटस माने जाते थे। और इसमें जेंडर का भी एक फैक्टर होता था, क्योंकि औरतों को कम इंपॉर्टेंस भी मिलती थी, लेकिन उनसे काम दबा के लिया जाता था और वो काम फिजिकल और एग्जॉस्टिंग होता था। अच्छा, इन सब में मौसम भी डिसाइड करता था, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी। तब विलेजेस में काम लिटरली राउंड द क्लॉक चलता था, यानी 24 घंटे। पर उसके बाद ऑफ सीजन में लोग स्ट्रगल करते थे फॉर सर्वाइवल। तो ये क्लियर है कि लेबर एग्रेरियन इकोनॉमी का बैकबोन था, लेकिन उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और हेल्पलेसनेस भी डीपली एम्बेडेड थी। अगली स्लाइड में अब हम शिफ्ट करेंगे उन लोगों पे जो पेजेंट और स्टेट के बीच में खड़े थे, यानी जमींदार्स। अब जब जमींदार्स का नाम आता है तो अक्सर दिमाग में एक इमेज आती है, एक रिच पावरफुल आदमी जो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से। और ये इमेज काफी हद तक सही भी है, लेकिन सिर्फ आधी कहानी बताती है। जमींदार सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अथॉरिटी भी थे। उनका क्लेम होता था कि उनका राइट ऑन लैंड हेरिडिटरी है,
मतलब उनके बाप दादा उस लैंड को कंट्रोल करते आए हैं, इसलिए वो लैंड उनका है। उनका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, किसान से लगान लेना और उसका एक हिस्सा स्टेट को भेजना। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में वो अपने लिए भी एक हिस्सा रखते थे और इसी से उनका इकोनॉमिक बेस स्ट्रांग होता गया। जमींदार सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की लॉयल्टी को भी कंट्रोल करते थे। कई बार वो विलेजेस को मैनेज करते थे, कई बार लोगों के डिस्प्यूट को डिसॉल्व भी करते थे और कभी कभी लोकल आर्मी भी रखते थे। तो कई जगह पे उन्होंने मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए, मार्केट्स एस्टैब्लिश किए, ताकि उनका नाम, उनकी विजिबिलिटी और उनकी पावर विलेज लाइफ में सेंटर्ड रहे। वो पेजेंट्स के लिए कभी कभार प्रोटेक्टर भी होते थे और कभी कभार एक्सप्लॉइटर्स भी, और ये टेंशन हमेशा सिस्टम के अंदर छुपी होती थी। तो जमींदार बेसिकली वो लोग थे जिनके पास जमीन का क्लेम भी था, लोगों का ट्रस्ट भी और स्टेट का कनेक्शन भी। अब अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि किस तरह जमींदार और किसान के बीच में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों होते थे। जमींदार और किसान के बीच का रिश्ता सिर्फ अथॉरिटी का नहीं, डिपेंडेंस का भी था। जमींदार को किसान चाहिए होते थे, रेवेन्यू के लिए भी और अपनी सोशल लेजिटिमेसी के लिए भी। अगर किसान उनका कहना नहीं मानते तो जमींदार का कंट्रोल खुद वीक पड़ जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ किसान भी जमींदार पे डिपेंडेंट थे, लैंड एक्सेस के लिए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए और कई बार प्रोटेक्शन के लिए भी। विलेज लेवल पे जमींदार ही थे उनका लिंक स्टेट के साथ। अच्छा, लेकिन ये बैलेंस कभी कभार टूट भी जाता था, जब जमींदार ज्यादा लगान मांगते थे या फिर फोर्स लेबर करवाते थे, या जब किसान टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते थे, तब यूजुअली टेंशन बढ़ता था। कई बार जमींदार किसान को जमीन से निकाल भी देते थे और कई बार किसान खुद रेजिस्ट करते थे, या तो वो पेमेंट डिले करते थे, छुप जाते थे या माइग्रेट कर जाते थे, और कुछ केसेस में तो वॉलेंट प्रोटेस्ट और रिबेलियन भी होता था। लेकिन हर बार ये कॉन्फ्लिक्ट ओपन वॉर में नहीं बदलता था। कई बार या तो जमींदार एडजस्ट कर लेते थे ताकि कंट्रोल बना रहे, और कई किसान साइलेंट नेगोशिएशन और सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज को यूज करते थे। इसीलिए ये रिलेशन एक तरह का ऑनगोइंग टग ऑफ वॉर था, पावर और सर्वाइवल के बीच का कांस्टेंट बैलेंस। अगली स्लाइड में हम देखेंगे मुगल रेवेन्यू सिस्टम को, जहां स्टेट का अपना एक डिटेल्ड सेटअप था रेवेन्यू को ट्रैक और कलेक्ट करने के लिए। अगर आपको किसी एम्पायर का फंक्शनिंग सिस्टम समझना हो तो सबसे पहले आपको उसके रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, और मुगल एम्पायर के लिए सबसे डिटेल्ड एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट था आईने अकबरी। ये बुक लिखी थी अब्दुल फजल ने, जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे, और ये अकबरनामा का थर्ड पार्ट था। इसमें उन्होंने पूरे एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट दिया था, स्पेशली रेवेन्यू सिस्टम का। तो आईने अकबरी एक गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर हर रीजन में क्या उगता था, कौन सी फसल कितने रेट पर बिकती थी, किस कास्ट के लोग कौन सा काम करते थे, कितनी ज़मीन थी, उसकी फर्टिलिटी कैसी थी और उस पे कितना लगान दिया जाता था, सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड थी। इसमें लैंड कैटेगराइजेशन, टैक्स रेट्स और इवन मजदूरों की सैलरी तक का जिक्र भी है। इतनी माइक्रो लेवल डिटेलिंग मुगल रिकॉर्ड्स में मिलती है। ये सब हमें ये दिखाता है कि मुगल स्टेट सिर्फ रूलर नहीं थे, बल्कि एक रिकॉर्ड कीपिंग डेटा ऑब्सेस्ड सिस्टम भी थे, जो चाहते थे कि हर विलेज, हर खेत का डेटा उनके पास हो, ताकि रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो सके। अगली स्लाइड में हम डिटेल में समझेंगे कैसे लैंड को मेजर किया जाता था और कैसे रेवेन्यू फिक्स होता था अंडर अकबर्स जब्त सिस्टम। तो जब मुगल स्टेट ने डिसाइड किया कि वो रेवेन्यू सिस्टमैटिकली कलेक्ट करेंगे, तब उन्हें एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम की ज़रूरत थी, और इस सिस्टम का नाम था जब्त। जब्त सिस्टम को डिटेल में डेवलप किया था राजा टोडरमल ने, जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को एक साइंस बना दिया पूरी तरह से। सबसे पहले लैंड को एक्यूरेटली मेजर किया जाता था, और इसके लिए यूज होते थे स्पेशल बैम्बू के स्पेशली मार्क्ड रॉड्स। हर फील्ड को देखा जाता था, उसकी सॉइल क्वालिटी, इरिगेशन सोर्स और पास्ट प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उसकी कैटेगरी डिसाइड होती थी। फिर उस लैंड के लिए रेवेन्यू फिक्स होता था, और वो पास्ट 10 सालों के एवरेज के प्रोडक्शन के बेसिस पर होता था। इससे टेम्पररी लॉस या बम्पर क्रॉप्स के जैसे फ्लक्चुएशंस को अवॉइड किया जा सकता था। कई जगह पर लगान को कैश में लिया जाता था ताकि कलेक्शन में इजी हो सके। बट इस सिस्टम का एक्चुअल जो रियल स्ट्रेंथ थी वो ये था कि ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। हर विलेज का डिटेल्ड मैप, हर फील्ड का साइज, किसान का नाम, सब लिखा जाता था। अकबर का ये सिस्टम एक अटेम्प्ट था कि हर रीजन से कंसिस्टेंट, फेयर और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू आए, और किसान और स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स यानी झगड़े कम हों। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि क्या सब कुछ इतना स्मूथ चलता था या रेजिस्टेंस भी होती थी। समझेंगे कि कैसे किसान और जमींदार दोनों का रिएक्शन होता था।
रिबेलियन और नेगोशिएशन के थ्रू। तो अब तक हमने सिस्टम की एफिशिएंसी की बात की, लेकिन जब एफिशिएंसी के नाम पे टॉर्चर होना शुरू हो जाए तो रेजिस्टेंस नेचुरल होता है। मुगल रेवेन्यू सिस्टम भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि टैक्स डिमांड इतनी ज़्यादा होती थी या फिर कई बार फसल खराब हो जाती थी कि पेजेंट्स के पास देने को कुछ होता ही नहीं था। और फिर जब जमींदार या ऑफिशियल्स फोर्स या पनिशमेंट यूज करते थे तो लोगों का सब्र टूट जाता था। रेजिस्टेंस हर बार तलवार लेकर रिबेलियन करना नहीं होता। कई बार किसान पेमेंट डिले करते थे, कभी अपना प्रोड्यूस छुपा देते थे या फिर कई बार उसे ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। और कई बार तो पूरा गांव ही छोड़ के चले जाता था ताकि उन्हें लगान ना देना पड़े। कुछ जगह पे हमें वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिली हैं, स्पेशली तब जब जमींदार ने ज़्यादा फोर्स यूज़ किया हो। और ये सब मुगल रिकॉर्ड्स में क्लियरली दिखता है कि किसान सिर्फ पासिव विक्टिम नहीं थे, वो समझदार भी थे और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट खुद ही स्ट्रैटेजीज भी निकाली। और स्टेट का रिस्पॉन्स यूजुअली मिक्स्ड होता था। कई बार तो वो टैक्स में कंसेशन दे देते थे, लेकिन कई बार आर्मी भेज के सप्रेशन भी करते थे। तो ये जो रेजिस्टेंस दिखाता है कि मुगल रूल कितना भी ऑर्गेनाइज था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल थी। अगली और फाइनल स्लाइड में हम करेंगे एक छोटा सा रिफ्लेक्शन कि मुगल एग्रेरियन सिस्टम से हमें क्या सीखने को मिलता है और इसकी क्या लेगेसी थी। तो अब जब हम चैप्टर के एंड पे आए हैं, एक सवाल बनता है, क्यों पढ़ना जरूरी था ये सब? मुगल एम्पायर का एग्रेरियन सिस्टम सिर्फ एक हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम का फाउंडेशन भी था। जितनी डिटेलिंग मुगल रिकॉर्ड्स में होती थी, लैंड मेजरमेंट, टैक्स असेसमेंट, क्रॉप ट्रैकिंग, वो सब इतने पावरफुल टूल्स बन गए कि ब्रिटिश राज ने भी इन्हीं सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। जमींदार्स जो मुगल पीरियड में विलेज लेवल पावर के सेंटर बन गए थे, वो कॉलोनियल रूल के टाइम पर भी और स्ट्रांग बन गए। और आज भी कई जगह उनकी लेगेसी सोसाइटी में दिख जाती है। और पेजेंट्स, उन्होंने भी सिस्टम से लड़ना सीख लिया। उनका रेजिस्टेंस, उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो मॉडर्न आइडियाज के सीड्स बन गए, जैसे राइट्स, प्रोटेस्ट और लोकल ऑटोनॉमी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि लैंड, लेबर और पावर कभी न्यूट्रल या फिक्स नहीं होते। वो हमेशा नेगोशिएट किए जाते हैं, कभी जमींदार के थ्रू, कभी किसान के थ्रू और कभी स्टेट्स के रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो हमें आज के सिस्टम का ओरिजिन समझाती हैं, और ये चैप्टर उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये था हमारा 9th चैप्टर, पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये फ्री है, बट इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।